हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और वापस से हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम जो करने वाले हैं वो, चूँकि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जे कपलिंग 3J कपलिंग करी थी, 2J कपलिंग करी थी, 3J कपलिंग और 2J कपलिंग कर ली थी, फैक्टर्स देख लिए थे। अब आज हम देखेंगे कि जे कपलिंग में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, कपलिंग होने के बाद जो जे की वैल्यूज़ आती हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जो हम करेंगे आगे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में और आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स में अब आपको ये पता कर लगाना पड़ता है कि इस मॉलिक्यूल में कैसे प्रोटॉन्स हैं। और क्वेश्चन में आपको गिवन होता है जे वैल्यूज़, क्वेश्चन में गिवन होता है आपको जे वैल्यूज़, और उन जे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको ये पता लगाना पड़ता है कि गिवन मॉलिक्यूल में आपके किस टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो वो आज हम देखेंगे जे कपलिंग में जो जे की वैल्यूज़ होती हैं वो किस किस तरह के प्रोटॉन्स के लिए कैसी कैसी होती हैं। 3J के लिए अलग होती हैं, 2J के लिए अलग होती हैं। बट उससे भी पहले हम जे कपलिंग को, 3J कपलिंग को हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए और आगे क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसपे आपको दिख रहा है एक मॉलिक्यूल। ये आपका मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में अब आप ध्यान से देखिए कि आपको दो टाइप के हाइड्रोजन दिखेंगे। दोनों टाइप के हाइड्रोजन्स का डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है। HA और HB दो टाइप के हाइड्रोजन्स हैं आपके पास, एक है HA और एक है HB। तो जो आपके HA और HB के साथ वाले कार्बन से जो क्लोरीन लगे हुए हैं वो डिफरेंट लगे हुए हैं। इस वजह से HA और HB का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो दोनों की HA और HB की दो पीक्स आएंगी, है ना, दो पीक्स आएंगी आपकी, ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, सॉरी, देखिए एक HB ये है और HA ये है, तो इनकी पीक्स जो है तो एक एक अलग अलग आएंगी। ये आपको इतना अभी समझ में आ गया। ठीक है, एक मान लीजिए HA की आएगी, एक मान लीजिए HB की आएगी। ठीक है, अब हमने पढ़ी है जे कपलिंग। उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो बगल वाले प्रोटॉन्स होते हैं, जो साथ वाले प्रोटॉन्स होते हैं, उन प्रोटॉन्स के बीच में कपलिंग हो जाती है। और वो कपलिंग हमने दो टाइप की पढ़ी है, एक पढ़ी है 2J, एक पढ़ी है 3J। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके बॉन्ड्स पे, बॉन्ड डिस्टेंस पर, कितने बॉन्ड डिस्टेंस पर आपके प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3J कपलिंग है, ये 3J कपलिंग, क्योंकि दोनों प्रोटॉन जो है तो 3 बॉन्ड की डिस्टेंस पर हैं, यहाँ पर 3J कपलिंग होगी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, 3J कपलिंग होगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, 3J कपलिंग होगी। अब 3J कपलिंग होगी तो यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रोटॉन, ठीक है, HA के रेस्पेक्ट में, अभी हम HA की पीक्स की बात कर रहे हैं। HA की पीक जो आएगी उसकी बात कर रहे हैं। बगल में HA के बगल में एक प्रोटॉन है, तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग N=1 है, तो आपकी जो है तो स्प्लिट होने के बाद दो पीक आएगी। ये देखिए ये HA है और HA में ये देखिए आपकी दो पीक्स आ रही हैं। स्प्लिट होने के बाद दो पीक्स आ रही है। हमने N+1 रूल पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्प्लिट होके जो HA की जो पीक है वो दो डिफरेंट पीक्स में स्प्लिट हो रही है। और जो J की वैल्यू होती है वो J की वैल्यू ये होगी J की वैल्यू, है ना। J की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, J की वैल्यू है डिफरेंस बिटवीन द टू सब्सीक्वेंट पीक्स। दो
दो जो पीक्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जे होगी, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो जो जे की वैल्यू होगी वो इस केस में 6.1 होगी, इस केस में 6.1 होगी। दो पीक्स का डिफरेंस, दो पीक्स की डिस्टेंस का जो बीच की डिस्टेंस है वो होगी जे, और इस केस में 6.1 है। तो एच ए जो है, तो हम इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, हम जो पीक्स लेने की बात कर रहे हैं वो हम इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एच ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एच ए की जो पीक है वो स्प्लिट हो जाएगी दो पीक्स में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एच बी की पीक्स की बात करते हैं, एच बी की पीक्स की बात करते हैं जिसमें आपके दो बगल वाले प्रोटॉन्स हैं, जो आपके बगल में जो प्रोटॉन्स है वो दो हैं। तो n इक्वल्स टू 2 है, तो n+1 रूल क्या हो जाएगा 3, n इक्वल्स टू अगर 1 है तो n इक्वल्स टू 1 है तो आपका n इक्वल्स टू 1 है तो आपकी जो n+1 है वो हो जाएगी 3 मतलब जो आपकी जो एच ए की जो पीक्स आएंगी, जो एच ए की जो पीक्स आएंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी 3 पीक्स पर, है ना। यही मतलब हुआ ना कि जो एच ए की पीक आएगी वो स्प्लिट हो जाएगी 3 पर। तो ये देखिए, ये है गलत बोल रहा हूँ, एच बी की जो पीक आएंगी वो स्प्लिट हो जाएगी 3 पीक्स पर। क्यों? क्योंकि बगल में जो एच ए के प्रोटॉन्स लगे हुए हैं वो दो प्रोटॉन हैं, तो n इक्वल्स टू 2 हो गया, और n+1 रूल के अकॉर्डिंग 3, मतलब जो हमारी पीक्स आएंगी वो स्प्लिट हो जाएंगी 3 पीक्स में। तो ये देखिए यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 पीक्स आ रही हैं, और जे की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द 2 पीक्स। तो ये जे की वैल्यू 6.1 यहाँ पे भी आ रही है, और ये भी वैल्यू जे की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए, एच बी की पीक की जब हम बात करेंगे, एच बी का जो एन एम आर पीक आएगी वो जे कपलिंग की वजह से एच ए के प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग की वजह से एच बी की जो पीक होगी वो स्प्लिट हो जाएगी 3 पीक्स पर, है ना। और वो आपको सिग्नल ये यहाँ पर दे रखा है, और ये जो एच बी का जो डेल्टा वैल्यू आती है वो आती है 5.76 पर एच बी की, और ये जो एच ए है इसकी आती 3.96 पर, है ना। ये अब हम इसके जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे कि आखिर ये वैल्यू कैसे आती हैं, ठीक है। ये रेफरेंस के माध्यम से आती हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स के माध्यम से आती हैं, ये मैं आगे अब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझिए कि कपलिंग होने की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। एच बी दो एच ए प्रोटॉन्स के साथ कपल होने की वजह से तीन पीक्स पर स्प्लिट हो रहा है, और एच ए एक एच बी प्रोटॉन्स के से साथ कपल होने की वजह से 2 पीक्स पर स्प्लिट हो रहा है। तो ये आपका सिग्नल आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि कोई भी नॉर्मल आपका कंपाउंड है तो आपकी उस कंपाउंड में जो प्रोटॉन्स हैं उसकी डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, उसमें जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या आएगी। वो शिफ्ट जो भी आएगी वो डिपेंड करेगी बाकी मॉलिक्यूल्स की वजह में, मतलब बाकी मॉलिक्यूल में कैसे ग्रुप्स हैं, कैसे आपके प्रोटॉन्स हैं, उन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, देखते हैं, देखिए प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट्स हमने पढ़ रखा है, ये टीएमएस है, ये टेट्रामेथाइलिन जो है ये CH3 का होल 4SI, इसकी वैल्यू जो होती है डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसे रेफरेंस माना हुआ है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर कोई नॉर्मल प्रोटॉन है और उससे कार्बन लग गया है, मतलब इस प्रोटॉन की बात है और इससे एक कार्बन लग गया है, तो इस वक्त हाइड्रोजन की जो डेल्टा वैल्यू है वो आएगी 0.9 आएगी। मतलब कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन की हम NMR निकाल रहे हैं, और उस कार्बन की वजह से जो उसकी डेल्टा वैल्यू पर जो इफेक्ट आएगा वो आएगा 0.9 का। तो मतलब हमको जो डेल्टा वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.9। अब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे मिथाइलिन ग्रुप हो गए, मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन्स हैं, इन प्रोटॉन्स की जो डेल्टा वैल्यू आएगी वो 1.3 आएगी। अब मतलब ये कहने का कि ये 2 डिग्री कार्बन की जो वैल्यू आएगी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये
2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब समझते हैं ना कि ऐसा प्रोटॉन जो ऐसे कार्बन से बाउंड है जो 2 अदर कार्बन से बाउंडेड है या फिर बॉन्डेड है। 2 डिग्री समझते हैं ना। 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन मतलब जिस प्रोटॉन की आप बात कर रहे हैं उससे लगा हुआ जो कार्बन है वो अलग 2 कार्बन से बॉन्डेड है, वो हो गया 2 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री वाले कार्बन वाले प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसकी शिफ्ट आएगी 1.3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखें 3 डिग्री की। अगर 3 डिग्री मतलब हम जिस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं वो प्रोटॉन ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। यस, वो अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इस प्रोटॉन की जो शिफ्ट आएगी वो आएगी 1.4। 1.4। ठीक है। अब इसी तरह है, देखिए इस कार्बन में देख लीजिए, इस कंपाउंड में देख लीजिए, इस प्रोटॉन की जो वैल्यू है इस मॉलिक्यूल के साथ अफेक्टेड होगी तो वैल्यू आपकी 1.7 आएगी। इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो है तो वैल्यू थोड़ा सा अफेक्टेड होगी, है ना, तो वैल्यू 2.1 आएगी। तो ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में आपका इसी का खेल होगा। आपको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे और उसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, CO ग्रुप लगा हुआ है, आपका मिथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, तो डेल्टा वैल्यू से कितनी से चेंज आएगा। तो अगर आप ऐसे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं जो CO ग्रुप वाले ग्रुप से लगा हुआ है तो जो डेल्टा वैल्यू है वो 2.1 का इंक्रीमेंट लेके चलेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई और X ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू भी प्लस होकर X की वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होप आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चंस करने वाले हो हर क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप में की वजह से जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी चेंज आएगी, उसकी वजह से जो डेल्टा में चेंज आएगा वो कितना आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और हम इसकी वैल्यूज देखते हैं। अगर एक क्लोरीन लग गया है कार्बन के साथ और हमारा ये प्रोटॉन है, इसका हम NMR निकाल रहे हैं, तो आपका 3 से 4 में शिफ्ट आता है। 3 से 4 में शिफ्ट आता है और ये यदि फ्लोरीन लग गया है तो और ज़्यादा ये डीसील्ड करेगा और वैल्यू 4 से 4.5 तक आएगी। और अगर आप अमीन्स की बात करते हो, मतलब RNH2 की बात करते हो, तो नाइट्रोजन चूंकि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये डीसील्ड करेगा और इसकी वैल्यू करीब 1.5 से 4 तक ये वेरी करती है। इसी प्रकार ROH की देख लीजिए 2 से 5 तक आती है और ये है AROH मतलब आपका फिनॉल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल मतलब ये फिनॉल है और इस प्रोटॉन की वैल्यू 4 से 7 तक आती है। इस फिनॉल में ये जो प्रोटॉन होता है इसकी वैल्यू आपकी 4 से 7 तक आती है। अब यही आपका अगर एसिड की बात कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करिए तो ये प्रोटॉन की वैल्यू बहुत हाई आती है, करीब 10 के 12 तक आती है। इसका रीज़न मैं बताऊं आपको, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि एक तो ये सबसे पहली बात कि ये कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरी बात ये आपका लगा होता है ऑक्सीजन के साथ। ये प्रोटॉन जो है आपका ये आपका प्रोटॉन लगा है ऑक्सीजन के साथ जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये पूरी इस तरह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाती है और ये हाइड्रोजन हाईली डीसील्डेड हो जाता है, और इसकी डेल्टा वैल्यू बहुत हाई। देखिए यहाँ पर 10 से 12 तक इसकी वैल्यू आती है, 10 से 12 तक आती है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कुछ और वैल्यूज़ देखते हैं। बेंजीन के प्रोटॉन्स की वैल्यू 6.5 से लेकर 8 तक आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए क्योंकि बेंजीन के आप सैकड़ों मतलब 100 क्वेश्चंस करने वाले हो आप। इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो 6.5 से 8 वैल्यू तक आती है और इसका रीज़न होता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। मैंने आपको एक वीडियो में कवर करा हुआ है। तो इनकी प्रोटॉन्स की जो वैल्यू की जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो आती है
6.5 से लेकर 8 तक वेरी करती है। कहीं पे 7 भी किसी मॉलिक्यूल में आएगी, कहीं पर आपकी 6.8 भी आएगी, कहीं पर 8 भी आएगी। ये अब आप कैसे, मतलब आपका ये यूज कहाँ होगा, थोड़ा थोड़ा सा इसको भी समझते जाइए कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में आपको डेल्टा की वैल्यूज़ दे रखी हैं, डेल्टा की वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आपसे बोला गया है कि आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इलुसिडेट करके दो, आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करके दो। तो उस जगह पर आप क्या करोगे, आपको अगर ये वैल्यूज़ याद हैं, आपको ये दे रखा है कि 4 प्रोटॉन्स हैं जिसकी वैल्यू 6.5 से लेकर 8 तक आ रही है, जिसकी वैल्यू 6.5 से लेकर मतलब किसी की 7 मतलब 7 वैल्यू आ रही है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि यार ये तो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं, और तुरंत आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि हाँ भैया इस मॉलिक्यूल में बेंजीन तो है ही है, इस मॉलिक्यूल में बेंजीन है ही है, और आपने 50 से 60% का अपना काम कर लिया है, और आप अच्छे चांस हैं कि एक आध दो वैल्यूज़ के और हेल्प से आप पूरे मॉलिक्यूल को पता लगा लोगे। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब और हम थोड़ा सा देखते हैं, देखिए जो आपका इसके बाद दे रखा है, ये आपका अल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, मतलब ये डायरेक्ट आपका R, अगर आप नॉर्मल आप अगर अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो RCHO होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींच रहा होता है, और हाईली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, और इस प्रोटॉन की जो वैल्यू आती है डेल्टा की, वो आती है 9 से 10 के अराउंड, 9 से 10 ppm के अराउंड आती है गाइस। सोचिए, इसको आप याद करके रख लीजिए, ये वैल्यू आपकी हाईली यूज़फुल होने वाली है। कहाँ पर ये यूज़ होगी, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा कि आपने सारा डाटा आपने मैच कर लिया, सारे डाटे से आपने सिर्फ आप फाइनली इस पोजीशन पर पहुंचोगे कि आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन, आपको ये डिसाइड करना होगा एल्डिहाइड या कीटोन, तब आपकी ये वैल्यू बहुत यूजफुल होने वाली है। और सिर्फ इसी वैल्यू से आप ये पता लगा लोगे कि मॉलिक्यूल हमारा एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो कैसे, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि डेल्टा किसी एक प्रोटॉन का जिसका सिंगलेट आ रहा है, उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो है 9 से 10। तो आप तुरंत पता लगा लोगे उस वैल्यू को पढ़ के कि मॉलिक्यूल जो हमारा है वो एल्डिहाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब नॉर्मल इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मॉलिक्यूल में अगर साइड में अगर आयोडीन लगा हुआ है तो वही 2.5 से 4 तक का डिफरेंस आ सकता है। इसी प्रकार ब्रोमीन, क्लोरीन आप देखिए। इसके बाद कुछ और वैल्यूज़ देख लेते हैं। अगर ये टॉलुइन मॉलिक्यूल है, टॉलुइन मॉलिक्यूल में ये देखिए, ये C के प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, इन प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, ये बेंजीन वाले प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रहा है। इसकी हमने बात कर ली है 6.5 से 8 तक आएगी, बट यहाँ पर ये जो बात करी जा रही है ये इन प्रोटॉन्स की करी जा रही है, और वैल्यू आएगी 2.3, 0.5 या 0.49 इसकी वजह से आती है, और बाकी इस बेंजीन रिंग की वजह से आएगी, ठीक है। इतना डीप में अब हमें नहीं जाना है नॉर्मली, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके बाद एल्काइन में देखिए आप, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको दे रखा है वो है एल्काइन, जिसमें आपका ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसमें आपकी जिस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खींच रहा होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू 2.4 आती है। वही आप ईथर में देखिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ईथर में देखिए, आपकी ऑक्सीजन लगे होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, और इन प्रोटॉन्स की आपकी जो डेल्टा वैल्यू आती है वो आती है 3.3 आती है। तो ये वैल्यू सारी आप नोट डाउन करते चलिए, यूज होने वाली हैं।
इसके बाद अगर हम ये अल्कीन वाले मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था एल्कीन में होती है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी, रीजन होता है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी, और इसकी जो डेल्टा वैल्यू आती है वो आती है 4 से लेकर 6 तक भी आ जाती है, 4 से लेकर 6 तक। तो यहाँ देखिए 4.7 दे रखा है, ठीक है। अल्कीन वाले जो प्रोटॉन्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो 4.7 है। इसी प्रकार आपकी अगर ये देखिए ये भी लगभग अल्कीन का ही फुल स्ट्रक्चर है, बस ये यहाँ पर ये एक H को हटाकर एक R कर दिया है, तो वैल्यू 5.3। आप ये याद रखिए कि 4 से 6 तक वैल्यू एल्कीन वाले प्रोटॉन्स की आएगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपकी यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब हमने इतनी वैल्यूज़ कर ली हैं, अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो ये है, मॉलिक्यूल आपकी स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है ये, और C से प्रोटॉन H, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। मॉलिक्यूल आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब हम इसमें देखते हैं कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। हमें सबसे पहला हमारा पर्पज यही होना चाहिए, सबसे पहला हमारा पर्पज क्या होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं जिनका सिग्नल आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनका सिग्नल आएगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में हम पहले देखेंगे किनका इनका सिग्नल आएगा, उनका सिग्नल आएगा जिनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जिनका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम कार्बन से लगे हुए हैं जो इस वाले ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये जो दोनों ये मिथाइल ग्रुप हैं इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम है, तो सेम पीक्स आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब हमको मिल गया ये एक पीक इन प्रोटॉन्स की आएगी, एक पीक इन प्रोटॉन्स की आएगी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये पूरी तरीके से डिफरेंट है इन हाइड्रोजन से, है ना, है कि नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो इस पूरे ग्रुप के साथ लगा हुआ है, बट ये हाइड्रोजन पहले एक कार्बन के साथ लगे हुए हैं, जो कार्बन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो इस ग्रुप के साथ लगा हुआ है। हाँ थोड़ा सा मिस हो रहा होगा, लेकिन आप इस डायरेक्ट देखिए ना कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ पहले लगा हुआ है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्ट इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, और ये वाला हाइड्रोजन पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ, मतलब ये डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट है इनका। तो इसकी भी एक पीक आएगी, है ना। अब इसकी भी एक पीक आएगी इस वाले हाइड्रोजन की, क्योंकि ये CO के साथ लगा हुआ है, मतलब इसमें हमारी जो है तो 3 पीक्स आएंगी, मतलब 3 सिग्नल आएगा, 3 सिग्नल, ठीक है। अभी हम कपलिंग की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, कपलिंग की बात हम करेंगे आगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको भी समझ में आए, और फिर कपलिंग में मूव करेंगे, क्योंकि कपलिंग में थोड़ा सा मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, हम पहले बेसिक्स कर लेते हैं। तो 3 सिग्नल्स आएंगे। अब तीनों सिग्नल्स की डेल्टा वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने आपको नॉर्मल अभी आपको बताया कि देखिए अगर नॉर्मल आपका एक CH3 है तो इसकी वैल्यू 0.9 की थ्रू आती है, बट अगर ये सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है या टर्सरी कार्बन से लगा हुआ है तो 1.3 1.4। तो ये सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ है हमारा मॉलिक्यूल, ये देखिए ये जो प्रोटॉन्स हैं ये ऐसे कार्बन से लगे हुए हैं जो 2 और कार्बन के साथ लगे हुए हैं, है ना। तो ये हमारा जो है तो सेकेंडरी वाला केस है, और इसमें जो वैल्यू आएगी 1.1 आएगी, वैल्यू जो है तो 1.1, मतलब इन प्रोटॉन्स की जो पीक आएगी वो 1.1 पर आएगी, है ना। और ये जो प्रोटॉन है ये डायरेक्टली ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो 3 कार्बन से जो एसोसिएटेड है ना। तो ये हो गया पहली बात। तो टर्सरी में वैल्यू आती है 1.8 प्लस आपका ये
ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसमें ये CO ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और इस ग्रुप की वजह से जो आपकी इस प्रोटॉन पर शिफ्ट आएगी वो +1 के अराउंड आएगी, और टोटल जो डेल्टा वैल्यू है वो 2.8 आएगी। वो जो टोटल वैल्यू है वो 2.8 आएगी इस प्रोटॉन की। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन की वजह से 1.8 की शिफ्ट आएगी, और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप की वजह से आपकी 1 और शिफ्ट आएगी, जिस वजह से पूरी टोटल शिफ्ट जो है तो वह 2.8 के लगभग आएगी। ठीक है, ये वैल्यू ppm में होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि अभी एक प्रोटॉन अभी और बचा हुआ है। ठीक है, अब ये प्रोटॉन हमारा जो बचा हुआ है, ये तीनों प्रोटॉन सेम ही है ना, तो इस प्रोटॉन की जो शिफ्ट आएगी वो आएगी इस कार्बोनिल की वजह से जो शिफ्ट आएगी प्लस इस कार्बन की वजह से, मतलब 0.9 आएगी इस कार्बन की वजह से, और इस कार्बोनिल की वजह से करीब 1, मतलब वैल्यू करीब नियर अबाउट 2 ppm आएगी। मतलब इस मॉलिक्यूल में 3 पीक्स आएंगी, इस मॉलिक्यूल में 3 पीक्स आएंगी, 3 पीक्स। ठीक है, एक आएगी 2.8 पर, एक आएगी 2.0 पर, मतलब 2 पर, और एक आएगी 1.1 पर, है ना। ये वाली आपकी 1.1 पर, और ये वाली आपकी 2.8 पर, और ये वाली 2.0 पर। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसी होगी, डेल्टा स्केल है, ये 0 है, तो ये 1 2 2.8 2.8। ठीक है, अब रेशियो क्या होगा इनका? रेशियो क्या होगा? इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, मतलब पीक्स कितनी ऊपर होंगी कितनी नीचे होंगी, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है? मैं अच्छे से इसको बनाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ये डेल्टा, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.1 है, ये है 2, ये है 2.8। ठीक है, अब रेशियो क्या होगा इंटेंसिटी का, वो आपका जज होता है पास्कल्स ट्रायंगल से, लेकिन वो केस होता है जे कपलिंग का। हाँ, लेकिन अभी हम जे कपलिंग की बात कहाँ कर रहे हैं, अभी हम जे कपलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि इंटेंसिटी मतलब पीक किसकी ज़्यादा आएगी किसकी कम आएगी, किसकी कितनी लंबी होगी और किसकी कितनी कम होगी, ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। तो देखिए आपकी जो 1.1 जो वैल्यू आ रही है वो 6 प्रोटॉन्स की आएगी, 6 प्रोटॉन्स की जो वैल्यू आएगी वो 1.1 आएगी, मतलब जो आपकी ये जो वैल्यू है ये लगभग 6 प्रोटॉन्स की लगभग मान लीजिए इतनी आ रही है, 6 प्रोटॉन्स की इतनी आएगी। ठीक है, अब ये जो आपका सिंगल प्रोटॉन है इसकी बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी आएगी, मान लीजिए करीब इतनी आएगी, ये 1 प्रोटॉन्स की है ना। सॉरी, ये 1 प्रोटॉन की बहुत छोटी पीक आएगी, और 2.0 वाले की सॉरी ये गलती हो गई, ये 2.0 है ना, तो 2.0 का है, 2.0 तो ये है 3 प्रोटॉन्स की है, तो ये 3 प्रोटॉन्स की पीक आएगी, 3 प्रोटॉन्स की मान लीजिए लगभग इतनी आएगी, और ये 2.8 जो है तो ये 1 प्रोटॉन की आएगी और ये इतनी आएगी। ठीक है, तो ये 1 प्रोटॉन की है, ये 3 प्रोटॉन की है, ये 6 प्रोटॉन की है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स करें, कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड मूव करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये C से CH3 है, ये H है, 2 Cl है इस मॉलिक्यूल में। अब देखिए आपको सबसे पहला क्या टारगेट होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं जो डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के हैं,
सबसे पहला टारगेट हमारा यही है। तो देखिए इसमें ये एक प्रोटॉन है, सॉरी कलर बदल लेता हूँ, ये एक प्रोटॉन है जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट का है और एक ये प्रोटॉन है जो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट का है। ठीक है, तो दो पीक्स आएंगी। अब इस प्रोटॉन की कितनी शिफ्ट आएगी, क्योंकि दो क्लोरीन एटम लगे हुए हैं तो एक क्लोरीन एटम की वजह से करीब 2 से 3 इफेक्ट आता है, तो दो क्लोरीन के एटम्स की वजह से करीब 5 से 6 और इस कार्बन की वजह से भी कुछ इफेक्ट, मतलब टोटल इसकी जो वैल्यू आती है वो 6 आती है। डेल्टा की वैल्यू जो आती है इस प्रोटॉन की 6 आती है। तो अगर ये डेल्टा की स्केल है, ये 0 है, तो करीब एक प्रोटॉन की ये 6 वैल्यू आएगी, 6। और इस प्रोटॉन की वैल्यू भी अच्छी खासी आती है, लेकिन ये चूंकि इस कार्बन से एसोसिएटेड है तो इस कार्बन की वजह से और इस कार्बन की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा दूरी हो गई इसके बीच में, क्योंकि एक कार्बन आ गया, तो जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो 2.06 के अराउंड आती है। 3 प्रोटॉन्स की, ये मान लीजिए अगर 2.06 है तो 3 प्रोटॉन्स की ये ऐसी वैल्यू आएगी। तो क्लियर हुआ ना ये वाला एग्जाम्पल भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल है, देखिए ये CH3 और CHH, C से 2 प्रोटॉन्स H के लगे हुए हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट के प्रोटॉन कितने हैं। तो देखिए सबसे पहला तो आपको यही दिख रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, है ना। ये क्यों हो गया, क्योंकि इसके बगल में ये CO ग्रुप लगा है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब अगर ये डिफरेंट है तो ये भी डिफरेंट होगा, है ना। 3 प्रोटॉन्स हो गए ना डिफरेंट, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये इस CO से ज़्यादा अफेक्टेड है और ये जो CH3 है ये इससे अफेक्टेड है। तो ये भी डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट का है, ये भी डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट का है, ये भी डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट का है। तो 3 सिग्नल्स आएंगे, 3 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, अब कितनी कितनी पीक होगी इनकी, मतलब कितनी कितनी डेल्टा वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। ये तो पता चल गया ना 3 सिग्नल्स आएंगे, ये कैसे पता चला, हमने जब केमिकल इन्वायरमेंट देखा। तो सबसे पहले आपको केमिकल इन्वायरमेंट देखने आना चाहिए, है ना, केमिकल इन्वायरमेंट आपको देखना आना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप है उसकी जो पीक आएगी वो करीब बहुत हाई आएगी, 10 से 12 आएगी, है ना। एक बार देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो ग्रुप होगा उसकी वजह से ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी वजह से 10 से 12 का शिफ्ट आएगा। तो ये देखिए इसकी जो प्रोटॉन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी 11 आती है, जो NMR में जो वैल्यू आती है वो आती है 11 ppm। ठीक है, अब और इस प्रोटॉन की वैल्यू आती है, एक तो एसिड ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप, दोनों ग्रुप की वजह से टोटल इफेक्ट की वजह से जो भी डेल्टा वैल्यू आती है वो आती है 2.33। NMR में जो वैल्यू आती है 2.33। देखिए 1 इसकी वजह से 0.9 और 0.9 इसकी वजह से, मतलब टोटल इफेक्ट 2.33 का पड़ता है। इन प्रोटॉन्स में लगभग 1.1 ही आती है, इस कार्बन का ही इफेक्ट पड़ पाता है, इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाला भी एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है, और एक आध दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा बेंजीन मॉलिक्यूल वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, हमने ये तो पढ़ रखा है ना कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स में जितने भी आपके प्रोटॉन्स होंगे उनकी वैल्यू 6.5 से लेकर 8 तक आएगी, है ना। ये जो इतने भी प्रोटॉन्स हैं, बेंजीन रिंग के जितने प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स की जो डेल्टा वैल्यू आएगी वो 6.5 से 8 तक आएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से H को हटाकर हम OH लगा रहे हैं, ठीक है, तब इन ग्रुप्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन ग्रुप्स में। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको, अच्छा आपको तो सबसे पहले मैंने यही नहीं बताया कि बेंजीन रिंग्स में आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट या सेम इन्वायरमेंट कैसे देखना है, बताया है सर मैंने। अच्छा आपको ये बताया मैंने कि जो आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है मॉलिक्यूल में, कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो दोनों जो मिरर इमेजेस होंगी, तो दोनों मिरर इमेजेस के जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम इन्वायरमेंट के होंगे, और दोनों मिरर इमेजेस के प्रोटॉन्स की जो डेल्टा वैल्यू है वो सेम आएगी, है ना। ये चीज़ मैंने बताई ना। जैसे आप ये यहाँ पर देखिए, ये अच्छा, तो ये आपकी वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक आपकी ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक आपकी ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हर प्लेन ऑफ सिमेट्री में मान लीजिए ये है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये दोनों प्रोटॉन्स सेम है इन्वायरमेंट के हैं, है ना। ये दोनों सेम इन्वायरमेंट के, अच्छा गंदा हो गया, हाँ ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आपकी ये दोनों प्रोटॉन्स सेम होंगे, ठीक है। और ये प्रोटॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर ग्रुप अलग लगा हुआ होता तो, बट इसमें सिर्फ एक ही OH लगा हुआ है, तो ये प्रोटॉन की एक अलग पीक आएगी और इन दो प्रोटॉन्स की अलग पीक आएगी। मतलब टोटल जो है तो 3 सिग्नल्स हमको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। टोटल 3 सिग्नल्स मिलेंगे। क्यों 3 सिग्नल्स मिलेंगे? क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो ये दोनों मिरर इमेजेस के जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम डेल्टा वैल्यू उनकी आएगी। तो ये दोनों प्रोटॉन्स की सेम डेल्टा वैल्यू आएगी, इन दोनों प्रोटॉन्स की जो वैल्यू होगी उनसे सेम होगी, मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ये मत समझिए इन दोनों की सेम होगी, ये गंदा हो जा रहा है। इन दोनों की डिफरेंट होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। क्यों? क्योंकि इनका केमिकल इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट है। इसके बगल में आपका ऐसा कार्बन है जो OH से बॉन्डेड है, और इसके बगल में ऐसा कार्बन है जो H से बॉन्डेड है। तो इन दोनों की तो डिफरेंट आएगी ही, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे सिमिलर इसकी होगी, इससे सिमिलर इसकी होगी। गंदा हो जा रहा है। इससे सिमिलर इसकी, इससे सिमिलर इसकी होगी, इससे सिमिलर इसकी होगी, बस इन दोनों की डिफरेंट होगी और इसकी भी डिफरेंट होगी, है ना। मतलब टोटल हमें इसमें 3 सिग्नल्स मिलेंगे, 3 सिग्नल्स मिलेंगे बेंजीन रिंग्स में, और एक होगा OH वाला सिग्नल, ये एक H ये भी होगा। मतलब मॉलिक्यूल में हमें 4 सिग्नल्स मिलेंगे, 3 रिंग के, 1 2 3 रिंग के और एक OH का। मतलब टोटल मॉलिक्यूल में हमें 4 सिग्नल्स मिलेंगे, 3 सिग्नल्स रिंग के हैं, एक OH का है, ठीक है। अब डेल्टा वैल्यू क्या होगी? डेल्टा वैल्यू मैंने आपको बताई रखी है। जो आप ये 3 सिग्नल्स रिंग के मिलेंगे, इसकी करीब 6.5 आएगी, और जो ये OH होगी, OH है, इसकी जो वैल्यू है ये करीब आपकी 5.2 आती है। क्यों? क्योंकि 5 से 6 मैंने बताई थी, तो इसकी वैल्यू 5.2 आती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा, 100% क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे जे कपलिंग की वैल्यूज़, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं कि एक जैसे मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे ये इस टाइप के जो एक बेस वैल्यूज़ जो बताई, बेस वैल्यूज़, इस टाइप की जो जे कपलिंग की जो वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और फिर जे कपलिंग के एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद एक और वीडियो में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी एग्ज़ाम हम इजीली क्रैक कर सकेंगे। तो तब तक के लिए यार चलते हैं यार, बाय, गुड बाय, एंड थैंक्स यार फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।